हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है समुच्चय, क्लास 11 चैप्टर 1। समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो समुच्चय आपका वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय। अब सुपरिभाषित किस प्रकार से, ये हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे कि एक उदाहरण है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं हमें पता है 1 से प्रारंभ होती हैं। 10 से कम, तो 10 से कम में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक की संख्याएं आपकी 10 से कम प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये आपका सुपरिभाषित है, क्योंकि इसे हम एक निश्चित रूप में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम 10 से कम प्राकृत संख्याएं लिखें तो इसमें कोई और संख्या आए, इसमें यही संख्याएं आएंगी। ऐसे ही अगर हम बोलें भारत की नदियाँ, तो इसमें हम बता सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं। जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं गंगा, यमुना, और भी जो नदियाँ भारत में बहती हैं, सरस्वती, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पर अगर हम इसमें कहें कि नील नदी, अगर हम इसमें नील नदी लिखना चाहें जो कि भारत की नदी नहीं है, तो ये हमें क्लियर रूप से यहाँ पर पता चलता है कि भारत की नदियों में केवल भारत की नदियाँ आएंगी। कोई भी ऐसी नदी जो भारत में ना बह करके विदेश में बहती है, वो भारत की नदियों में नहीं आएगी। तो यह भी पूरी तरह परिभाषित है कि भारत की नदियाँ मतलब कि भारत में बहने वाली नदियाँ। अतः भारत की नदियाँ जो है ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसे भी हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगर हम देखें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों स्वर आते हैं। क्या इसके अतिरिक्त कोई भी और स्वर आ सकता है? तो नहीं। अर्थात यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, यह भी एक हमारा समुच्चय है, यह भी समुच्चय है और प्रश्न पहला भी हमारा समुच्चय है। अगर हम देखें विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ, तो हमें पता है कि विश्व के सर्वाधिक 5 विख्यात गणितज्ञ, क्या कोई 5 ऐसे गणितज्ञ हो सकते हैं जो 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ? तो 5 जो सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ होंगे उसमें हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग पॉइंट हो सकता है। कोई किसी को विख्यात मान सकता है, कोई किसी को। हम भारत के किसी 5 गणितज्ञ को विख्यात मान सकते हैं, तो किसी दूसरी कंट्री में रहने वाला वहाँ के किसी गणितज्ञ को विख्यात मान सकता है। विख्यात की कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं होती। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं यह गणितज्ञ विख्यात है और यह नहीं। तो क्या हम इसे एक सुपरिभाषित रूप में लिख सकते हैं? क्या विश्व में केवल केवल और केवल 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ हो सकते हैं या उससे अधिक हो सकते हैं? तो इसका उत्तर आपको ही पता है कि अधिक हो सकते हैं। तो जहां भी कोई भी चीज एक परिभाषित, एक निश्चित रूप में ना हो, जिसके अनिश्चित या अनेक उत्तर हो, तो वह समुच्चय नहीं होगा। तो क्या यह हमारा समुच्चय होगा? नहीं। फिर है 10 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के खिलाड़ी। तो 10 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी हर एक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी को विराट कोहली पसंद हो सकता है, किसी को सचिन, किसी को धोनी। इस प्रकार सभी को अलग अलग क्रिकेटर पसंद हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी को कोई विदेशी क्रिकेटर भी पसंद हो सकता है। तो 10 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी हर एक की दृष्टि में अलग अलग हो सकते हैं। इसे हम किसी एक निश्चित रूप में नहीं लिख सकते कि नहीं इन्हीं 10 को हम 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मानेंगे। तो इस प्रकार ये भी एक समुच्चय निर्माण रूप में, क्या ये एक समुच्चय कहलाएगा? तो नहीं, क्योंकि यह एक निश्चित रूप में नहीं है। तो आपका जो समुच्चय होगा वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, अर्थात इसमें केवल वही संग्रह आएंगे जो कि निश्चित रूप में हो। अगर उसके एक से अधिक या अनेक या अनिश्चित रूप से उत्तर आए जो कि एक निश्चित रूप में ना हो, तो फिर क्या वह समुच्चय कहलाएगा? तो नहीं। यहाँ पर आपके ये सभी प्रश्न जो एक निश्चित रूप में आ रहे थे, जिनके हर हर कंडीशन में हर रूप से यही उत्तर रहने वाले हैं, तो ये निश्चित है, अर्थात ये समुच्चय है। किंतु अगर हम देखें जब भी विख्यात, सर्वाधिक विख्यात या आपकी कोई पसंदीदा चीज़ें पूछी जाएं, या जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप
10 सबसे पसंदीदा मिठाइयों के नाम बताइए। तो अगर आपसे केवल आपका पूछा जा रहा है तब तो वह समुच्चय हो सकता है, पर अगर हम बोलें कि विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध 10 मिठाइयाँ, तो वह अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए वह समुच्चय रूप में नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ निश्चित है वह समुच्चय कहलाएगा, और जो भी निश्चित नहीं है वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब समुच्चय में अगली चीज़ आती है आपकी समुच्चय निरूपण की विधियाँ। तो समुच्चय निरूपण की 2 विधियाँ होती हैं, एक होता है रोस्टर रूप और एक हमारा होता है समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे कि आपका ये है समुच्चय निर्माण रूप और आपका रोस्टर रूप। तो जैसे हमारा ये समुच्चय निर्माण रूप में पहले हमने लिखा हुआ है कि x, ये जो आपका चिन्ह होगा 2 बिंदियाँ, इसको आप पढ़ते हैं सच दैट। अंग्रेजी में आप इसे सच दैट बोलते हैं और हिंदी में इस प्रकार है। तो x सच दैट x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हो सकते हैं उसे लिख देंगे। अच्छा, समुच्चय निर्माण रूप जो होता है वो आपका जनरली शब्दों में होगा। तो जब शब्दों के रूप में लिखा जाए तो वो आपका समुच्चय निर्माण होता है, और जब अंकों व संकेतों का प्रयोग करके लिखा जाए तब वह आपका रोस्टर रूप होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये शब्दों के रूप में लिखा हुआ है, हमेशा आप इसी प्रकार संकेतों का यूज करेंगे कि x सच दैट x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, तो पता है आपको A, E, I, O, U। तो जब हम किसी भी समुच्चय को इस प्रकार से अंकों या संकेतों के रूप में अल्प विराम अर्थात कॉमा का प्रयोग करके लिखते हैं तो यह संख्या समुच्चय का रोस्टर रूप कहलाता है। आगे और उदाहरण से समझते हैं। जैसे अब हमारा अगला समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है ये कि x सच दैट x इस प्रकार है कि x जो है ये 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से प्रारंभ होती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से कम बोला इसलिए हम 5 तक की संख्या लेंगे। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप था और ये इसका रोस्टर रूप हो गया। ऐसे ही आगे अगर हम अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x सच दैट x इस प्रकार है कि x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो अगर हम इसको रोस्टर रूप में लिखें तो इसमें हमें देखना लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो लॉयल शब्द में कौन कौन से शब्द अक्षर आए हैं, LOYAL। आपको शब्दों को रोस्टर रूप में लिखते समय ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी अक्षर की अगर पुनरावृत्ति हुई है तो उसे आपको 2 बार नहीं लिखना, केवल एक ही बार लिखना है जब भी आप उसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ L 2 बार आया है, पर जब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम केवल एक बार लिखेंगे। तो आपका A, O, L और Y ये आपके अक्षर हैं, इन्हें हम किस रूप में लिख दिए हैं, रोस्टर रूप में। तो आपका समुच्चय निर्माण रूप जब शब्दों के रूप में लिखा हो और उन्हीं शब्दों को जब हम अंकों और संकेतों का प्रयोग करके लिखते हैं तो वो हमारा रोस्टर रूप कहलाता है, जैसे कि हमने इन्हें लिखा। आगे समझते हैं। समुच्चय को जो जनरली आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के रूप में दिखाएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ABCD इस तरीके से आप समुच्चय जैसे दिखा सकते हैं। फिर समुच्चय के जो अवयव होंगे आप उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखा सकते हैं। यह बस आपकी जानकारी के लिए। अब कुछ और संकेत जो प्रयुक्त होंगे इस चैप्टर में वो है, एक संकेत आपका प्रयोग होगा, ये ई जैसा बना एक संकेत आपको दिखेगा। इस ई को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू अर्थात संबंध रखता है। और अगर इसे हम इस प्रकार से काट देते हैं तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग अर्थात संबंध नहीं रखता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हमारा ए हमारा अभी हमने आपको बताया कि हम कैपिटल अक्षर से समुच्चय को दिखाते हैं। तो ये आपका समुच्चय लिखा हुआ है रोस्टर रूप में। ए बराबर है 1, 2, 3, 4 अर्थात ए की ये सब अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। तो अगर हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से अवयव समुच्चय ए से संबंध रखते हैं और नहीं, तो उसे हम किस प्रकार से दिखाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और ए, इसके बीच में हमें बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का प्रयोग करना है। तो क्या एक आपका समुच्चय ए के अंदर है, देखते हैं तो हाँ है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, बिलोंग का। फिर हम देखते हैं 3, तो क्या 3 आपका ए में है, तो हाँ हम देखते हैं कि 3 भी ए में है, तो यहाँ भी बिलोंग का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं 5
और ए। तो क्या 5 1 से संबंध रखता है? क्या 5 ए से बिलोंग करता है? तो देखिए ए जो हमारा है उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पर क्या 5 इसमें है? नहीं। तो यहाँ पर हम डज नॉट बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बिलोंग और डज नॉट बिलोंग चिन्हों का प्रयोग करना है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको इस प्रश्नावली में पता होनी चाहिए, इन संकेतों का प्रयोग होगा। जैसे कैपिटल एन है आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं आपकी आप पिछली कक्षाओं में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, पर फिर भी पाठ के प्रारंभ में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याएं आपकी कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से। तो 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक धनात्मक ओर जितनी भी संख्याएं होंगी सारी आपकी प्राकृत संख्याएं होंगी। पूर्णांकों का समुच्चय, तो आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, नंबर लाइन, इस पे आपको पता है बीच में 0 होता है और बाईं ओर इसमें माइनस की संख्याएं होती हैं, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं, बाईं ओर की संख्याएं इसी प्रकार से ये माइनस इनफाइनाइट अनंत तक जाएंगी और ये प्लस तक जाएंगी। तो पूर्णांक आपके सभी संख्याएं होती हैं, 0 और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ जो भी आपकी धनात्मक संख्याएं होंगी वो भी आपकी पूर्णांकों में गिनी जाएंगी। तो आपका जो भी ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या होगी वो सारी पूर्णांक होगी 0 को लेकर के। फिर आता है आपका परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं पिछली कक्षाओं में जैसा कि आपने पढ़ा है कि हर वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। बट्टे के रूप में जिन्हें हम लिखें वास्तविक संख्याएं, तो सभी संख्याएं इसमें आप लिख सकते हैं कि सभी संख्याएं जो आपकी होंगी वो वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो इनका संकेत आपको पता होना चाहिए। अब प्राकृत संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, इसलिए हम इसे अंग्रेजी के कैपिटल N से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से फिर हमारा पूर्णांक होता है। पूर्णांकों को तो हम होल नंबर बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, पर इसे हम जेड से दर्शाएंगे। तो ये संकेत आपको याद रखना है। परिमेय संख्याओं को हम Q से दर्शाएंगे और वास्तविक अर्थात रियल नंबर्स को हम R से दर्शाएंगे।